हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे सीरीज चला रहे हैं। तो आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली है जीएस से रिलेटेड। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपका जितने भी सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे एज वेल एज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे और जम्मू कश्मीर कंपोनेंट के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। वो चाहे जीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है या जेएनके से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, वो भी रिसेंट वाला जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है। ठीक है, आगे स्क्रीन पर आपको ये सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। इन सारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने सारे ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ये जम्मू कश्मीर के जो करंट में चल रहे हैं टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए। एंड आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है उसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवाइवल ऑफ द हिस्टोरिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है? The power plant refers to the Mohra hydroelectric power plant. It was originally commissioned during the reign of Maharaja Hari Singh. The project was one of the earliest hydroelectric plants in Asia. It had become non-functional due to damage during the Indo-Pakistan War of 1947 to 48. Which of the above statements are correct? यहाँ पे पूछा है करेक्ट कौन सी है, तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। आंसर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, आउट ऑफ 20 अपना स्कोर भी मेंशन करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि जो मोहरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, ये रेफर किया गया है झेलम रिवर पर। ठीक है, झेलम रिवर पर लोकेटेड है नियर बारामूला। देन ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट पर आओ, इट वॉज ओरिजिनली कमीशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरि सिंह। आपको सारे जितने भी महाराजास थे ना, उनका रीन, उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। उसको किस तरह से अप्रोच करना है उसके भी क्वेश्चंस आगे मैं लेके आऊंगी। ठीक है, ये प्लांट जो है बेसिकली महाराजा हरि सिंह के रीन के दौरान ऑपरेशनल था। ओरिजिनली अर्ली 20th सेंचुरी में बना, डोगरा रूल पीरियड में ये फंक्शन करता था। अब हुआ क्या था, अब स्टेटमेंट सेकेंड भी जो है वो सही है। स्टेटमेंट थर्ड, प्रोजेक्ट जो है अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स था एशिया का, तो अर्लीस्ट कहना, वन ऑफ द अर्लीस्ट कहना जो है यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि और भी थे। ऐसा कहना एक्सैजरेट करने वाली बात हो गई। वन ऑफ द अर्लीस्ट नहीं था, मतलब स्पेसिफिकली नहीं था, क्योंकि और भी थे, जैसे दार्जिलिंग था, और भी थे ऐसे प्लांट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उसके बाद इट हैड बिकम नॉन फंक्शनल ड्यू टू डैमेज ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली। तो करेक्ट पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, और आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है उसे भी जरूर मेंशन करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जूल फेस्टिवल। अब देखो कितनी चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन लाए गए स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, जूल फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द चनाब वैली रीजन। येस, ये चनाब वैली रीजन में ही फेमस है, जो हमारा रामबन बेल्ट है, डोडा, किश्तवाड़। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू दिस रीजन, ये तो करेक्ट है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन एंड एग्रेरियन ट्रेडिशंस। तो येस, इट इज़ लिंक्ड विद द हार्वेस्टिंग सीजन एंड एग्रेरियन ट्रेडिशंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है रूरल लाइफस्टाइल को। ठीक है, द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड नहीं, इट्स बेसिकली जब फसल का जो सीजन रहता है उससे रिलेटेड है। ये सीजनल है, फोल्क फेस्टिवल है, ये फोल्क फेस्टिवल है, ये रिलीजियस फेस्टिवल जो है वो नहीं है। ट्रेडिशनल डांसेज एंड फोल्क सॉन्ग्स फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशन। तो हाँ, इसमें होती हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ओनली, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस या वीडियो चाहिए होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वानवुन हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन पोइटिक ट्रेडिशंस। नाट इन कश्मीर इज ऑलवेज परफॉर्म विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वानवन प्रिजर्व ओरल हिस्ट्री एंड इंटरजनरेशनल नॉलेज। नाट परफॉर्मेंसेज इन कश्मीर समटाइम मर्ज विद सूफी ट्रेडिशंस। तो कौन सी करेक्ट है? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये JNK के, वो भी स्पेसिफिकली करंट बेस्ड हैं। ओके, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शंस
देखिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा। फर्स्टली हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो वानवुन और एक पढ़ेंगे नाट। वानवुन जो है ना, ये प्योरली इंडिजिनस कश्मीरी फोल्क जो है ट्रेडिशन है, ठीक है, कश्मीरी फोल्क ट्रेडिशन है, तो ये पर्शियन पोइटिक ट्रेडिशन नहीं है, तो ये गलत है। ओके, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद जो वानवुन है ना, वानवुन, डब्ल्यू से वानवुन, डब्ल्यू से वेडिंग, ठीक है, तो ये वेडिंग रिचुअल है, ये लोकल कस्टम्स को दिखाता है, दर्शाता है। इट डज नॉट हैव डायरेक्ट पर्शियन पोइटिक इन्फ्लुएंस, एंड लाइक कश्मीरी जो क्लासिकल पोइट्री करती है वैसा नहीं है ये वेडिंग से रिलेटेड रहता है। नाट इन कश्मीर इज ऑलवेज परफॉर्म विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, येस, बट ऑलवेज नहीं, ठीक है, ऑलवेज कहना यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत करता है। ऑलवेज नहीं हम कहेंगे, नाट जो है रिसाइट किया जाता है विदाउट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टाइल में, बट कश्मीर में हमेशा नहीं इसको किया जाता, कभी कभी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर यूज़ कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज लगाना गलत होगा, क्योंकि वानवन सॉन्ग्स जो हैं ये ओरली भी जनरेशन टू जनरेशन पास किए जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कस्टम वैल्यू सोशल ट्रेडिशंस जो हैं कश्मीरी सोसाइटी के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये तो ठीक है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो इनकरेक्ट में देख लेते हैं, इनकरेक्ट में यहाँ पर कौन कौन सी गलत है स्टेटमेंट। तो एक तो यहाँ पर फर्स्ट गलत है, ठीक है, प्रिजर्व्स ओरल हिस्ट्री एंड इंटरजनरेशनल नॉलेज, ये करेक्ट है। थर्ड इज करेक्ट, नाट परफॉर्मेंस इन कश्मीर समटाइम मर्ज विद सूफी ट्रेडिशन, येस, ये भी ठीक है। अगर यहाँ करेक्ट पूछा जाएगा ना तो करेक्ट में है थर्ड और फोर्थ, ठीक है, और जो फर्स्ट टू है वो रॉन्ग है। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को चेंज कर लेना, आप लिख लेना यहाँ पर थर्ड फोर्थ करेक्ट है, और जो इसका सेकंड और थर्ड है दैट आर इनकरेक्ट। अभी फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर इनकरेक्ट लिखो, और ऑप्शन नंबर बी जो है फिर वो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा अगर हम इनकरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट में आपका फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट होगा इनकरेक्ट के हिसाब से। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। ये हल्का सा वानवन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है इस क्वेश्चन में, वानवन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज जो है वो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। वानवन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद कश्मीरी म्यूजिक वेडिंग्स, हाँ इसको करेक्ट है। इट इज ह्यूजली संग कलेक्टिवली बाय वुमेन इन रिदमिक पैटर्न विदाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी आपका जो है कुछ हद तक। वानवन इज परफॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द निकाह सेरेमनी, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट है। द सॉन्ग ऑफन इंक्लूड थीम ऑफ ब्लेसिंग इमोशन एंड सोशल ट्रेडिशन, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, और जो सेकंड है, ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड वाला दिस वन इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के हिसाब से, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो वेटलैंड लेक है, जोग्राफिकल फीचर यहाँ पे दिया गया है। आपको मैच द फॉलोइंग बहुत तरीके से आ सकता है, जैसे नेशनल पार्क ही है, एक साइड नेशनल पार्क दी होगी तो एक साइड उसका लोकेशन दिया हो सकता है, या एक साइड नेशनल पार्क होगी एक साइड पे उसका फोना दिया हो सकता है कि कौन सी स्पीशी पाई जाती है, या फिर आपको फोना दिया हो सकता है और एक साइड पे उसके साइंटिफिक नेम दिए गए होंगे, तो आपको हर तरह से रेडी रहना है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। वुलर लेक, वुलर लेक क्या है और कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। बांदीपुरा में, और ये फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, जे.एंड.के की, जे.एंड.के की फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। ओके, उसके बाद यहाँ पर वुलर लेक जो है एक तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट से बनी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो रिवर है कौन सा इसके साथ रिवर होता है, झेलम रिवर, झेलम के जो एक्शन से बना है, इसलिए इसे फ्लूवियो रिवर प्लस टेक्टोनिक, टेक्टोनिक हो गया अर्थ की मूवमेंट, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उससे बना है। तो वुलर लेक का आ गया ए का 1। अब हमने देखना है ए का 1 किस में है, एक ए में है और एक सी में, यानी बी और डी तो इसका आंसर नहीं है। सेकंड देखते हैं डल लेक, तो डल लेक का क्या, रेमनेंट ऑफ एंशिएंट लेक सिस्टम, ये भी हमें पता है, तो इसका सेकंड ही है।
सी का थर्ड, डी का फोर्थ। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, बट हम आगे भी देख लेंगे। यहाँ पे जो डल लेक है ना, ये एक एंशियंट लेक सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेमनेंट कहते हैं। पैंगोंग सो जो है, पैंगोंग सो एंडोरिक बेसिन है। क्यों है एंडोरिक जो है होता है, इसका पानी जो है ना समुंदर तक नहीं जाता है, ठीक है, समुंदर तक नहीं जाता है, इसका कोई आउटलेट नहीं है, ये एक क्लोज्ड बेसिन है। तो जो क्लोज्ड बेसिन होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एंडोरिक बेसिन, ठीक है। यहाँ पर होकरसर वेटलैंड जो है फ्लड प्लेन वेटलैंड है। ये क्यों है, क्योंकि जो झेलम रिवर है ना, झेलम रिवर के फ्लड प्लेन से ये वेटलैंड जो है बना है। बारिश बाढ़ के समय जो पानी भर जाता है ना, इसलिए इसे फ्लड प्लेन वेटलैंड जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। रिवोल्ट वॉज प्योरली अ सिपॉय म्यूटनी विद नो पार्टिसिपेशन ऑफ सिविलियन। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन among रूलर्स। रिवोल्ट ऑफ 1857 led to the end of rule of East India Company. The revolt resulted in the immediate introduction of representative democracy in India. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी? तो यहाँ पे फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो रिवोल्ट था वॉज नॉट प्योरली अ सिपॉय म्यूटनी, अलॉन्ग विद सोल्जर्स के साथ सिविलियंस थे, पीजेंट्स थे, जमींदार्स थे, रूलर्स थे, सबने पार्टिसिपेट किया था। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, तो ये करेक्ट है। और डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स लाया किसने था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसने अनेक्स किया था स्टेट्स को विदाउट अ नेचुरल हायर। दिस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद काफ़ी जो है वो रहा था डिससेटिस्फेक्शन। रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू द एंड ऑफ रूल। आफ्टर द रिवोल्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। और 1858 में पावर जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी किसको, ब्रिटिश क्राउन को। तो ये चीज़ तो आप उसमें भी पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी जब स्टार्ट होती है, इंडियन पॉलिटी, इवन ये टॉपिक तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, बट आप इंडियन पॉलिटी में भी ये चीज़ पढ़ते हो कि 1858 में क्या होता है, पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रिटिश क्राउन को। तो ये भी करेक्ट है। द रिवोल्ट रिजल्टेड इन द इमीडिएट इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ऐसा गलत है, रिवोल्ट डिड नॉट ब्रिंग इमीडिएट डेमोक्रेसी, इंडिया कॉन्टिन्यूड अंडर ब्रिटिश रूल। डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस आए थे वो बहुत बाद में आए थे, केम मच लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी पार्ट, सेकेंड और थर्ड जो है ये करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस थे वो काफ़ी बाद में आए थे। आंसर साथ साथ में कमेंट सेक्शन में सभी मेंशन करना, आप कितना स्कोर कर रहे हो और किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आ गया आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और SR बोमाई केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड ओनली ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज मेड बाय द गवर्नर, तो ये सही है। SR बोमाई केस इम्पोज्ड लिमिटेशन ऑन द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, तो इट्स करेक्ट, ठीक है। केस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल्स पढ़ना, DPSP पढ़ना, सारे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक आपका आर्टिकल है 352, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, DPSPs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे हम JNK हाई कोर्ट के टॉपिक की भी बात करें जो जूनियर असिस्टेंट वाला है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? फर्स्टली जो आर्टिकल 356 है ना, 356 आर्टिकल जो है ये बात किसकी करता है, ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, ठीक है। तो ये लिमिटेड नहीं है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तक। इट इज़ अप्लाइड व्हेन देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। किसी स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाती है तो तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन से इतना इसका रिलेशन जो है वो नहीं है। वो किसका है? वो 352 का है, ठीक है, नेशनल एमरजेंसी का। ठीक है, वो 352 का है, नॉट 356 का। उसके बाद ये जो है स्टेटमेंट ये हो गई गलत। द रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इज मेड बाय द गवर्नर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट सेंड करता है, जो गवर्नर होता है ना स्टेट का। अब स्टेट का गवर्नर
जो है वो रिपोर्ट सेंड करता है प्रेसिडेंट को। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट रूल है वो रिकमेंड या क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। तो ये करेक्ट है। एसआर बोमाई केस इम्पोज लिमिटेशन ऑन द मिसयूज ऑफ आर्टिकल, ये बताइए ये करेक्ट है स्टेटमेंट की नहीं है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है। तो लिमिटेशन जो है वो लगाई थी कि नहीं लगाई थी। तो जो फेमस आपका एसआर बोमाई केस है ये कब हुआ था, 1994 में हुआ था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस लगाई थी ऑन द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, इसी केस में ये चीज़ हुई थी। तो इसके की पॉइंट्स अगर किसी ने भी एसआर बोमाई केस पढ़ा है तो इसकी लिमिटेशंस बताना कि क्या थी। इस केस ने ना बेसिकली रूल बना दिया था कि जो आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट का मेजॉरिटी जो है असेंबली में टेस्ट होगा, कोर्ट चेक कर सकता है किसको, जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Article 19 is available to all the person, citizen, foreigner. Article 19 is available only to citizens. या right under Article 19 can be suspended during emergency. तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? ये क्या अवेलेबल है सारे सिटीजन्स को? नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही होता है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये गलत है, ये सिटीजन्स के लिए होता है, करेक्ट है। राइट्स अंडर 19 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो नेशनल एमरजेंसी, स्पेशली नेशनल जो आपकी एमरजेंसी है ना, स्पेशली जो आर्टिकल आपका आता है 352 के टाइम, आर्टिकल 19 जो है ना वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो वो सस्पेंशन वाला आर्टिकल आता है आपका 358। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सेकेंड एंड थर्ड ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। इवेंट को, इनिशिएटिव को आपने डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। G20 समिट 2026, ब्रिक्स एक्सपेंशन, पीएम सूर्य घर योजना, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट रिपोर्ट। तो इसको मैच करना है तो हम किस तरह से करेंगे। तो G20 समिट 2026 क्या है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम है जहां कंट्रीज मिलकर इकोनॉमी पर डिस्कशन करती हैं। किस पर डिस्कशन करती हैं, इकोनॉमी पर। तो ए का आएगा फोकस ऑन रूफटॉप, तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका है फॉरम डिस्कसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन 4। अब देखो ए का 4 आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ए और सी में दिख रहा है, बी और डी में नहीं है। तो आगे फॉरवर्ड देखते हैं। ब्रिक्स एक्सपेंशन क्या है, इसका मतलब है नई कंट्रीज का ग्रुप जो है किस में इंक्लूड किया जाता है, इसका मतलब है नई कंट्रीज को ग्रुप में इंक्लूड करना। ठीक है, ब्रिक्स का क्या काम होता है, नई कंट्रीज को ग्रुप में इंक्लूड करना, यानी कि इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर कंट्रीज इन ग्रुपिंग, सेकंड पार्ट। तो सेकंड किस में दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, तो ए यहाँ पे इसका आंसर है। तो उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना तो सबको पता होगा, इस स्कीम घर के रूफटॉप के जो सोलर इंस्टॉलेशन पर फोकस करती है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट रिपोर्ट क्या करती है, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है। मैच द टैक्सेशन टर्म्स, ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी क्या क्या एग्जांपल्स रहती हैं, जीएसटी किस तरह का टैक्स है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है मेनली क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना सामने, यही इसके आंसर्स हैं। ओके, हम एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो टैक्स लगता है किस पे, इनकम पे या प्रॉफिट पे। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इनकम टैक्स। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स या सर्विसेज में लगता है। फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी हो गया, वैट हो गया। अब जीएसटी जो है ये यूनिफाइड है। यूनिफाइड क्यों है, जीएसटी एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जो मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करता है। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करके कंबाइंड टैक्स आ गया जीएसटी यूनिफाइड सिस्टम। डी, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट हमें पता है कंपनी से रिलेटेड रहता है, तो टैक्स ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। अब रिवर को उसके फीचर के साथ जोड़ो। आपको मैच द फॉलोइंग में रिवर के साथ उसकी सिटीज़ पूछ सकते हैं, कौन सी सिटी में लोकेटेड है। रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज का पूछ सकते हैं, कौन सी है। या रिवर के साथ उसका कोई इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई रिवर बेसिन पूछ सकते हैं। तो हर तरह से आपने मैच द फॉलोइंग करने हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी। तो यहाँ पर गंगा जो है, गंगा क्या कर रही है, ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। ठीक है, वर्ल्ड का कौन सा डेल्टा है वो, सुंदरबन डेल्टा।
और सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ब्रह्मपुत्रा जो है ये बहुत ज़्यादा फ्लडिंग करता है असम में, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या मेन रीज़न है कि ये मतलब ब्रह्मपुत्रा जो है वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है, ठीक है। एक तो असम में कौन सा नॉर्थ ईस्ट का ऐसी 2 जगहें हैं जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में क्वेश्चन, ज्योग्राफी में। यहाँ पर जो है ऑप्शंस, आपने ऑप्शन नहीं देखना है कि फर्स्ट का ए आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, आप बस नॉलेज गेन करो कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, आप ऑप्शन पर ध्यान मत दो। नर्मदा जो है रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली क्यों है और रिफ्ट वैली क्या होती है? ये विंध्या और सतपुरा रेंज में फ्लो करती है, कि बीच में, ठीक है, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है नर्मदा। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अब बताओ कि एल नीनो कंडीशन में क्या होता है? जनरली वीक करता है इंडियन मॉनसून को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्या करता है? हीट वेव्स इंडिया आर मोर फ्रीक्वेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन। द साउथ वेस्ट मॉनसून फर्स्ट हिट्स द कोस्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? एल नीनो कंडीशन जो होती है ना, एल नीनो, इसमें क्या होता है कि टाइम जो पैसिफिक ओशन है ना वो वार्म होता है। इंडिया में जो मॉनसून होगा वो वीक हो जाएगा, मॉनसून वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो क्या होगा? मॉनसून का वीक होना मतलब रेनफॉल कम होना, ठीक है, रेनफॉल कम हो जाएगी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है नॉर्थ इंडिया में से जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा हिमाचल को अफेक्ट करते हैं, साउथ इंडिया को नहीं करते हैं, तो ये गलत है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती क्या हैं और किस तरह से इफेक्ट करती हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वाली साइड ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हीट वेव इन इंडिया आर मोर फ्रीक्वेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न, तो ये करेक्ट है। जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली, एमपी, यूपी जैसे एरियाज में हीट वेव ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले जो है फर्स्ट हिट करते हैं कोस्ट ऑफ केरला को। ये आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 9th-10th के एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी की, क्लाइमेट चैप्टर, वहाँ से ये स्टेटमेंट उठाई हुई है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके आंसर हैं, सेकंड रॉन्ग है ना, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है और केन बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा किन 2 स्टेट्स में बेसिकली चल रहा है, क्या है, क्यों है, बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक सिंपल हिंट देती हूँ कि ये एमपी और यूपी का है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है ना वो वाटर सरप्लस जो केन है, वाटर डेफिसिट बेतवा बेसिन में पानी ट्रांसफर करने का है, ठीक है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, या रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये क्या करते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ से पानी उठाते हैं और जहाँ पानी कम है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। वो चाहे किसी कैनाल के थ्रू करेंगे या किसी डैम के थ्रू करेंगे, तो इनका काम ये रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ फ्लड आने की आशंका है, कुछ डिस्ट्रक्शन की आशंका है, तो उस पानी का सही उपयोग करते हैं कि वही पानी इरिगेशन में काम आ जाए या किसी और पर्पज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आ जाए, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। फर्स्ट करेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर आता है, ये मध्य प्रदेश और यूपी के बीच है, मतलब कनेक्ट करता है दोनों स्टेट्स को। ब्रह्मपुत्र रिवर इज लेस प्रोन टू फ्लडिंग कंपेयर टू पेनिनसुला, ये बहुत ज़्यादा फ्लडिंग करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो किस पे फोकस करता है? सिर्फ क्लीनिंग पे फोकस नहीं करता है, ये करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, रिवर रेजुविनेशन, इन सब पे काम करता है ये, तो ये भी यहाँ पे गलत है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पेंसी इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ जम्मू कश्मीर। नूरी द क्लोन्ड पश्मीना गोट लिव फॉर मोर देन अ डिकेड बिफोर पासिंग अवे। पुलिस स्टेशन शेर घारी इज लोकेटेड in Jammu and ranked among top 3 police stations in India. बिल्किस मीर became, यहाँ पे 4th पॉइंट ऐड कर लेना, बिल्किस मीर became the first Indian woman to be selected as a jury member in the Paris Olympics. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ब्लू पेंसी क्या है? एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की उसको स्टेट बटरफ्लाई जो है वो घोषित किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। और ब्लू पेंसी का साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
जुनोनिक ओरिथिया। ओके, ये नाम इसका ब्लू पेंसी का याद रखना, क्योंकि पेपर में ये भी तो पूछ सकते हैं ना, मैच द फॉलोइंग में। नूरी जो क्लोन पश्मीना गोट था ना, ये सिर्फ 10 साल के लिए ही जी पाया था, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जिंदा रहा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सिर्फ 10 साल ही जी पाया। पुलिस स्टेशन शेरगाही गारी जो है वो जम्मू में नहीं है, वो श्रीनगर में है, तो ये भी गलत है। बिल्किस मीर जो है, हाँ ये पेरिस ओलंपिक्स में गई थी, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक्स जो कहाँ हुए थे, कनूरिंग में हुए थे, जो कनूरिंग में हुए थे ये पेरिस के ओलंपिक्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट ही पूछा है ना, एक होगा इसका फर्स्ट, ब्लू पेंसी इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये करेक्ट है, ब्लू पेंसी है। नूरी वाला गलत है और पुलिस स्टेशन वाला भी गलत है, फोर्थ सही है। तो यहाँ पर ना थर्ड की जगह आप फोर्थ कर लो, सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Consider the following statements regarding recent developments in Jammu Kashmir. Srinagar has been recognized as World Craft City. Art and culture से related है और current based है by the World Craft Council. Jammu Kashmir recorded exports worth 4,740 crore in the last 4 years. GI tag help in promoting product but has no role in exports. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये exports में तो help करता है। Kashmiri handicraft are among the most exported item from the Kashmir Valley. तो यहाँ पे first statement correct है, सेकंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है, थर्ड गलत है, क्योंकि जो जीआई है ना, जीआई का क्या काम होता है, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और ब्रांडिंग को बढ़ाना, जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Consider the following statement about Kushan Empire in Kashmir. Kushan came after Maurya. Kanishk was one of the rulers. Fourth Buddhist council was held during Kanishk reign in Kashmir. Kushan promoted only Hinduism. करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको जम्मू कश्मीर कंपोनेंट पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री है, मिडीवल, मॉडर्न है, पॉलिटी है जे&के की, और करंट बेस्ड अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन करना, ठीक है। जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए होगी वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करो, आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर रहे हो अभी तक, उसको मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, फर्स्टली जो है ना, कुषाण कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो मौर्य एम्पायर था अशोका का टाइम का, उसके बाद ही क्या हुआ है, कुषाण एम्पायर आया। तो टाइमलाइन तो क्लियर है कि मौर्य एम्पायर अशोका के टाइम के बाद ही कुषाण एम्पायर आया, तो ये स्टेटमेंट वन करेक्ट है। कनिष्क कुषाण एम्पायर के सबसे फेमस रूलर थे, स्पेशली बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने वाले, और कनिष्क के रीन में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी कुंडलवना में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था बुद्धिज़्म की डेवलपमेंट के लिए। कुषाण ने सिर्फ हिंदुज़्म नहीं बल्कि बुद्धिज़्म, ग्रीक, पर्शियन रिलीजन्स को भी प्रमोट किया। उनका रूल रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाना जाता था, ठीक है। जो कनिष्क का रूल था ना, वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदुइज्म नहीं है, ये जो एम्पायर था ना, कुषाण एम्पायर, कनिष्क, के से कुषाण, के से कनिष्क, ऐसे याद रखना, और कुंडलवना भी याद रखना। और इनका जो रूल था ना, ये रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस था। तो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए फेमस था, तो सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट थोड़ा ना करेगा, ये सबको प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। Consider the following statements. Jhelum river originates from Verinag. डल लेक इज लोकेटेड इन जम्मू रीजन, ये तो सामने पता चल रहा है, ये गलत है, ये श्रीनगर में है। वुलर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया, इंडिया में तो नहीं है। ये फ्रेश वाटर किसकी है, फ्रेश वाटर है, बट आप मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिया में लेना भी इसको वैसे हाँ सही है। चनाब रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख, तो चनाब रिवर जो है वो कहाँ फ्लो करता है,
इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए। झेलम रिवर जो है वो वेरीनाग से रिलेटेड है, करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है। चनाब रिवर जम्मू में है, लद्दाख में नहीं है, हिमाचल से बेसिकली आती है और इसको चंद्रभग्गा भी कहते हैं। चंद्रभग्गा का क्या मतलब है? हिमाचल के ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, आगे ये किस दो में डिवाइड होती है, जम्मू में जब एंटर होती है तब इसका नाम क्या हो रहता है, चनाब क्यों कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रिवर्स के नाम, एंशियंट नेम्स क्या है रिवर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सी करेक्ट होगी इनमें? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो आपने ऑप्शन देखना है, इसका फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्यों आ रहा है, इसका ABCD क्यों आ रहा है, इसका 1 2 3 4 क्यों आ रहा है। आपने देखना है कि आपको गेन क्या हो रहा है उस क्वेश्चन से, नॉलेज क्या गेन हो रही है, नॉट ऑप्शंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इट बाइफर्केटेड द स्टेट्स इनटू 2 यूटीज, ये करेक्ट है। दोनों यूटीज का लेजिस्लेचर था, ये इनकरेक्ट है। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर एंड जम्मू हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। इस तरह से अप्रोच करना है आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस J&K कंपोनेंट के। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुलाब सिंह। पहले तो मुझे जितने भी महाराजाज हैं जम्मू कश्मीर के, उनका जो टाइम पीरियड था ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। ही वॉज इनिशियली अ वसल ऑफ सिख एम्पायर अंडर रंजीत सिंह। He acquired Kashmir after the first Anglo-Sikh War. He directly fought against the British to gain Kashmir. नहीं, वो डायरेक्टली उन्होंने लड़ा ही नहीं था, उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट दे के कश्मीर को ख़रीदा था ब्रिटिश से। ही फाउंडेड द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, आप बताइए। इसका रहेगा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ओनली, ए पार्ट, ठीक है। और इन्होंने डोगरा डायनेस्टी को कब फाउंड किया था वो भी बताना। जियापोटा घाट पे क्या हुआ था? जियापोटा घाट पर क्या हुआ था, किसका राज तिलक हुआ था और किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, भी बहुत इंपॉर्टेंट, किस ईयर में हुआ था। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ललित आदित्य मुक्ता पिता। जैनुल अबिदीन को और क्या कहा जाता था? बुटशाह या बटशाह। अवंती वर्मन, रंजीत सिंह कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ रूलर को मैच करो, ठीक है। रूलर्स को कंट्रीब्यूशन के साथ मैच करो यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ऑप्शंस पे ध्यान मत देना, आप नॉलेज पर ध्यान दो। इन्होंने मार्टंड सन टेम्पल बनाया और मार्टंड सन टेम्पल आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। J&K में सबसे ज़्यादा जो रिपीटेडली J&K कंपोनेंट में क्वेश्चंस आते हैं ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा फोना, वेटलैंड्स, ओके। देन आगे आपके रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, लोकेशन क्या है, लार्जेस्ट कौन सी, स्मॉलेस्ट कौन सी है, रिवर बेसिन हो गया, आपके डैम्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, कितने किलोवाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे कीरू है, पकलदुल है, वो कहाँ पर हैं, कितने कितने किलोवाट के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। उसके बाद आपके लेक्स आ गई, इंपॉर्टेंट है। देन आपका और कौन कौन से, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है मैंडेटरी। ज्योग्राफी J&K कंपोनेंट में जो ज्योग्राफी ऑफ J&K है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये हो गया, इनमें कौन सी स्पीशी कहाँ पाई जाती है, या किस किस पार्क में या किस सेंचुरी में कौन सी स्पीशी है बेसिकली। और आपका जो है एंशियंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री आ गई सेकेंड नंबर पे। फिर उसके बाद करंट बेस्ड क्वेश्चन ले लो। ओके, जैनुल अबिदीन जो है ये आर्ट एंड कल्चर ऑफ J&K में ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। जैनुल अबिदीन, बटशाह या बुटशाह जिनको कहा जाता है, पेपर माशे हो गया, आपके शॉल्स हो गए, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अवंती वर्मन है, इरिगेशन वर्क कराया था सुया से। सुया के साथ एक और भी था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको J&K कंपोनेंट के डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है। रंजीत सिंह जो है वो उन्होंने एनेक्सेशन किया था कश्मीर का 1819 में। ओके, तो आज जो है ये 20 क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। इसमें सारा पोर्शन कवर अप हुआ है जनरल नॉलेज का। इसमें मतलब इंडियन हिस्ट्री हो गई, आपकी इंडियन पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, J&K कंपोनेंट हो गया, तो ये सारा मिक्स था। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो। आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आया है और आपको और किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।